Hey guys, this is Prashant. So in the last video we have discussed the several topics. So last video में हमने काफ़ी topics discuss किए थे. So आज की वीडियो में हम कुछ उसी से related topic discuss करने वाले हैं, like relation between electric field and electrostatic potential. क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में, एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. तो ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दीज 4 टॉपिक्स. सो लास्ट वीडियो में हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए थे, तो इनको वापस से एक बार रिवाइज करते हैं. द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. अब ये क्या होता था, अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है जिस पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है. सी पे भी मैंने प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो जो प्लस ए चार्ज होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड. अब जब मैं ये प्लस स्मॉल क्यू चार्ज को सी पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो जो मुझे वर्क करना पड़ा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो मैं इसको दिखाता हूँ सी बी से, वही वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. इट मीन्स प्लस क्यू चार्ज को जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं तो जितना वर्क डन मुझे करना पड़ता है वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जो ये प्लस क्यू चार्ज था इसकी जगह पे हमें एक यूनिट चार्ज लेके आना होता है. यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन समझूं तो वो हो जाएगी डब्ल्यू सी बी बाय स्मॉल क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं. अब ये जो सी पॉइंट है इसकी जगह पे हम चार्ज को इन्फिनिटी भी रखते हैं. सो इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट बी तक लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा उसको मैं डब्लू इन्फिनिटी टू बी से रिप्रेजेंट करता हूँ. तो यही वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर पॉइंट की, यानी कि बी की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ये. और यही प्लस क्यू चार्ज की जगह अगर मैं यूनिट चार्ज को लेके आता इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो होते इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि डब्ल्यू इन्फिनिटी बाय बी अपॉन स्मॉल क्यू. ठीक है. तो जो लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता था उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते थे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की होती थी, उसका फॉर्मूला होता था 1/4πε0 आर, एंड न्यूमरेटर में होता था चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. हाँ, तो रिलेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. वी ऑल नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन आर पे डिपेंडेंट एंड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है. तो हमने सपोज एक ओ पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. हमारे पास दो पोजीशंस हैं, पोजीशन ए और पोजीशन बी. ये पोजीशन ए और पोजीशन बी आपकी काफ़ी ज़्यादा पास होनी चाहिए. ठीक है. यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी आर होनी चाहिए, काफ़ी कम है. तो अब इसको लेने का बेनिफिट ये होता है कि पोजीशन ए और पोजीशन बी पे मैं सपोज कर सकता हूँ कि पॉइंट ओ की वजह से, जिसमें चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट एक्सपीरियंस होगा. ठीक है. तो सपोज जो पॉइंट ए है वहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने वी ए से रिप्रेजेंट किया जिसका वैल्यू है वी, और जो पॉइंट बी है वो थोड़ा सा आगे है, वहाँ पे आप वर्क कर रहे हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थोड़ा सा पोटेंशियल में चेंज आएगा, तो वो चेंज है डी वी. सो वी बी जो पोटेंशियल है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया वी प्लस डी वी से. सो जो मेरे को वर्क करना पड़ा होगा चार्ज को ए से उठा के बी पे रखने के लिए, उसमें मैंने फोर्स प्रोवाइड किया होगा उस चार्ज को, और उस फोर्स को मैं सपोज एफ ए बी से रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है. सो एफ ए बी का डायरेक्शन होगा इधर को, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा उसका डायरेक्शन होगा इधर को, जिसको मैं एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो दोनों वेक्टर्स आप देखेंगे एफ ए बी का डायरेक्शन है ए टू बी एंड एफ ई का डायरेक्शन है बी टू ए. तो दोनों
फोर्सेस दोनों अपोजिट डायरेक्शन को हैं, और अगर मेरे को चार्ज को विदाउट एनी एक्सेलरेशन ए टू बी पहुंचाना है तो मुझे मिनिमम एफ ई चार्ज तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए जो मैं फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ चार्ज को ए टू बी मूव करने के लिए वो इक्वल क्यू नॉट ई के। अब क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट वही टेस्ट चार्ज जो आपने ए पे रखा होगा, ठीक है। और एफ ई का वैल्यू कितना होता है? क्यू ई, फॉर्मूला यही तो होता है, ठीक है। क्यू होता है जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू ली थी क्यू नॉट, और ई है हमारा गिवन है, ठीक है। और माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन को, जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स मिल रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी वो होगा टू डिस्टेंस। तो फोर्स था माइनस क्यू नॉट ई एंड डिस्टेंस थे डी आर, डी आर ही हमने मूव किया था। और दूसरा फॉर्मूला अगर हम याद करें तो अभी अभी मैंने बताया था कि जो वर्क डन करना पड़ता है इन्फिनिटी से एक चार्ज को किसी सर्टेन पॉइंट पे लाने के लिए, उसे कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो वर्क डन करना पड़ता है उसको कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और पर यूनिट चार्ज का जो होता था, यानी कि यहाँ पे अगर मैं पर यूनिट चार्ज बोल तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होगा, वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वो दो पॉइंट्स का। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था? डी, क्योंकि आपने देखा एक जगह पे v है, एक जगह पे v प्लस डी है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? डी। सो वर्क डन हमने यहाँ पे किया क्यू नॉट डी। तो एक फॉर्मूला तो वर्क डन का ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला ये है, दोनों को एक दूसरे में इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से E का वैल्यू आ जाता है माइनस डी वी बाय डी आर, जहाँ पे E रिप्रेजेंट कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे चार्ज को एक्सपीरियंस हो रहा है, और डी वी रिप्रेजेंट कर रहा है जो वोल्टेज में चेंज आ रहा है या पोटेंशियल में चेंज आ रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, और डी आर रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मूव करते हैं तो तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी नेगेटिव होगा। बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन को मूव करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज करते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। सो डी वी बाई डी आर जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे जो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ पे नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो जहाँ को पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करते जाता है उसी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। क्योंकि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी बी टू ए, और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका डी वी है, वी प्लस डी वी है सॉरी, और ए पॉइंट पे ए वी है आपका। तो देखिए कहाँ पे ज़्यादा है आपका? बी पॉइंट पे ज़्यादा है, ए पे कम है, और इससे आगे कोई पॉइंट होता वहाँ पे और कम होता चले जाता, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी जहाँ को है वहाँ को आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट्स का डिक्रीज करते जाता है, ठीक है। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें देखना था, बट इस चैप्टर के अंदर हमें देखना क्या था? इस चैप्टर के अंदर हमें देखना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल वी और डी वी एंड ई के बीच का रिलेशन देखा है। हमें देखना है वी एंड ई के बीच का। तो अब समझते हैं कैसे करेंगे। तो अभी अभी जो हमारा फॉर्मूला आया था वो कुछ ऐसा था, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। सो अगर मैं डी आर को ई के साथ भेज दूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट ई डी आर, ठीक है। अब दोनों साइड मैं कर दूंगा इंटीग्रेट। अब मैंने अगर इंटीग्रेट कर दिया, सपोज एक पॉइंट है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1, तो
तो आपका जो वहाँ पे डिस्टेंस होगा, पोजीशन होगा, यानी वो होगा R1। सिमिलरली अगर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2 और उसकी पोजीशन R2 से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कुछ फॉर्मूला ये बन जाएगा इंटीग्रेशन का, dv v1 टू v2, सिमिलरली e डॉट डी आर r1 टू r2, और माइनस साइन तो यहाँ पे था ही। सो v2 माइनस v1 यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा, और इस साइड वाले को हम ऐसे ही रहने देते हैं। सो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन r1 r2 ई डॉट डी आर, और माइनस का साइन साथ में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपका प्रीवियस पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, इन्फिनिटी पे होना चाहिए, यानी R1 क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। सो V1 वहाँ पे क्या हो जाता है, 0। ठीक है, सो सिर्फ V2 को हम ले देते हैं V। सो V का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R ई डॉट डी आर। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड E। ठीक है, तो अब SI यूनिट की भी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो SI यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, देखिए अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। सो डी वी की SI यूनिट होती है वोल्ट, और R की SI यूनिट होती है मीटर, तो मीटर इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट तो आ गई V, मीटर इनवर्स, और एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपॉन चार्ज, तो ये हो जाएगी न्यूटन कोलम इनवर्स। 2 यूनिट्स होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये चीज़ हमें देखनी थी इस टॉपिक के अंदर। अब देखिए फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले तो हमने कम ही पढ़े, अभी एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। सिंस E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन बी रिजॉल्व इन 3 कॉम्पोनेंट्स, इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस एंड इन जेड एक्सिस। तो अगर आपको ई एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस डी वी बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, या डेल वी बाई डेल एक्स भी बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। जहाँ पे डेल एक्स आपको बताएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन एक्स एक्सिस में, और सिंस v इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सो हम इसको चेंज नहीं करने वाले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, क्योंकि हर एक्सिस में इसका वैल्यू सेम होने वाला है। सिमिलरली ई वाई का वैल्यू भी हो जाएगा और ई जेड का वैल्यू भी हो जाएगा। एक एडिशनल फॉर्मूला है कि अगर आपके यहाँ 2 पैरेलल कंडक्टर हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको वहाँ पर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है v बाई डी। ठीक है, और लास्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और E के बीच का रिलेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स 3 मिलीमीटर अपार्ट कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट ऑफ बैटरी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है 2 मेटल प्लेट्स के बीच का, जिनके बीच की डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर, और वोल्टेज भी आपको गिवन है। फॉर्मूला काफ़ी इजी सा है, E इज इक्वल्स टू वी बाई डी। वी आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फाइंड आउट हो जाएगा। Second question is calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of a capacitor which are 5 millimeter apart। तो इसमें बोल रहा है 2 प्लेट्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। V आपको फाइंड आउट करना है। सो V फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल्स टू ई डी। ठीक है, V इज इक्वल्स टू क्या बन गया, ई डी। अब या फिर मैं E ही रहने देता हूँ, V बाई डी ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोल रहा है कि भाई आपके पास जो ऑयल ड्रॉप है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है, ये एक ऑयल ड्रॉप ले लेता हूँ, इसके अंदर चार्ज कितना है, 10 के बराबर है, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके अंदर चार्ज है। अब ये जो आपकी ऑयल ड्रॉप है वो बैलेंस कंडीशन में है, यानी कि इसमें जो फोर्सेस लग रहे होंगे उनका सम कितना है, 0। सो फोर्सेस कितने लग रहे होंगे, 2। एक लग रहा होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन को, और एक लग रहा होगा Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अपवर्ड डायरेक्शन को। अब इन दोनों का वैल्यू होना चाहिए सेम, तभी तो ऑयल ड्रॉप बैलेंस कंडीशन में रहेगा। Fe की बात करता हो, फोर्स होता है QE, चार्ज विच इज 10 के बराबर है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका V बाई डी इज इक्वल्स टू mg। अब देखिए फिर क्या क्या गिवन है आपको, D गिवन है, डिस्टेंस E आपको पता होता है, मास आपको गिवन है, G आपको पता होता है, तो V आपका फाइंड आउट हो जाएगा 9.47 वोल्ट। ठीक है,
अब चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। बट 21 क्वेश्चन समझने से पहले हमें एक टॉपिक समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने के लिए पहले फिर से याद करते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बाय, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस क्यू को रखता हूँ कांस्टेंट, तो पहले से ही ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही है 1/4πε0। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/r के, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो r है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन चार्ज q और जो टेस्ट चार्ज है उन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस सेम रही तो v भी हमारा सेम ही आने वाला है, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है देखते हैं। सपोज मेरे पास एक स्पेयर है, स्पेयर के सेंटर पर q चार्ज मैंने रख दिया, तो हर एक पॉइंट की डिस्टेंस होती है सेम। ये भी r, ये भी r, ये है पॉइंट a, ये है पॉइंट b। अगर पॉइंट a पे मैं वोल्टेज निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला यही होगा 1/4πε0 q बाय r, और b पॉइंट पे भी सेम ही फॉर्मूला होने वाला है। तो अगर मैं किसी चार्ज को a से b पे लेके आऊँ तो dv कितना होगा, यानी कि चेंज कितना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, 0। तो इस सरफेस को मैं कह सकता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की आप डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट। ऐसी सरफेस जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम है, यही तो देखा अभी हमने इसमें, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हो दो पॉइंट के बीच का उस सरफेस में वो हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, तो वो होती है आपकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस। अब इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी कह रही है नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे मैंने यहाँ पे कंसिडर करी थी, चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करना है या यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 0, क्योंकि dv का वैल्यू कितना है, 0। और जो वर्क डन होता था पर यूनिट चार्ज वही होता था आपका dv, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन कितना हो गया, dv/q0, और dv का वैल्यू 0 है तो कितना वर्क डन करना पड़ा आपको, 0 वर्क डन करना पड़ा। तो काफ़ी इजी था। सेकेंड प्रॉपर्टी समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा सरफेस के, ठीक है। अब इसको समझते हैं, क्या ये स्पेयर में नॉर्मल था सरफेस के या नहीं था, वो भी देखते हैं। देखिए क्यू चार्ज है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन को, इस पॉइंट पे भी आउटवर्ड, इस पॉइंट पे भी आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर दोनों का सेम डायरेक्शन को है जहाँ को इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा कितना एंगल बनाता है सरफेस के साथ, 90 एंगल बनाता है, ठीक है। तो वही तो कह रहा है कि सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 एंगल बनाना चाहिए, ठीक है, तभी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर सपोज ये 90 एंगल ना बने तो क्या हो जाएगा देखते हैं। अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन को चले गया तो ये होता थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स करते हैं आप, एक होता है इस डायरेक्शन को ई वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको ई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ई एक्स आपका इस डायरेक्शन को लग रहा है, तो इसका मतलब जब भी आप चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, यानी वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर ये तो इस वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क अगर हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। अगर ये सिर्फ 90 एंगल को होता तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन को कितना होता, 0, ठीक है। तो आपको वर्क डन कोई भी नहीं करना पड़ता। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल लगना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट पे। और थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। तो अब ये क्या कहना चाहता है उसको भी समझते हैं। अगर सपोज मेरे पास फिर से वही क्यू चार्ज है जो कि एक स्पेयर के सेंटर पर रखा हुआ है, तो ये जो स्पेयर होगा वो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मैं लेता हूँ r। अब मैं एक और स्पेयर लेता हूँ जस्ट उसके बाहर, ठीक है।
तो अब उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस डी आर। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड ही है। अब जो ये स्पेयर 1 है इसमें जो सरफेसेस होंगी वो इक्विपोटेंशियल होंगी। ठीक है, और सरफेस 2 है उसमें जो पोजीशंस होंगी वो इक्विपोटेंशियल होंगी। सपोज इसको मैं ए कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ, इसको मैं सी कहता हूँ, इसको मैं डी कहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सपोज डी पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है वो है v, और बी पॉइंट पे कितना होगा v प्लस डी वी। क्योंकि देखिए सी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा और ए पॉइंट बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। जरूरी नहीं है कि बी पॉइंट और डी पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम हो, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्पेयर 1 अपने में है और स्पेयर 2 अपने पे है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना पोटेंशियल में डिफरेंस आया जब आप स्पेयर 1 से स्पेयर 2 में जा रहे हैं, और डी आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ई का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस डी वी बाय डी आर। ठीक है, अब यहाँ पे डी आर का अगर मैं वैल्यू देखूँ तो क्या है, माइनस डी वी बाय ई। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो स्पेयर 1 है और स्पेयर 2 है उन दोनों के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कितने का रहेगा, डी वी का रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं डी वी को यहाँ पे कांस्टेंट देखता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरे को देखने को मिलेगा कि भाई डी आर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है 1/E पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज़ करो तो जो डी आर जो स्पेसिंग बता रहा था दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिक्रीज़ करो तो जो स्पेसिंग है वो दोनों के बीच की बढ़ जाएगी। ठीक है, यही आपकी वो प्रॉपर्टी कहती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर आपका ज़्यादा है तो वहाँ पे जो रीजन्स होंगे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के उन दोनों के बीच में कम डिस्टेंस होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीकर है तो दोनों रीजन्स जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हैं उन दोनों की स्पेसिंग ज़्यादा होगी। तो यही हमने यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी में समझा है। ठीक है, अब चलते हैं वापस से क्वेश्चन पे जो हम करने वाले थे। क्वेश्चन कहता है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 300 न्यूटन कोलम इनवर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। A, B, C are their points in the electric field having x and y coordinate in meters as shown in this figure. Find the potential difference in del V BA, del V CB and del V CA. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है पॉइंट्स के बीच की। ठीक है, डेल वी पहले बी ए की बात करिए। तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन को, सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को। वैल्यू भी है उसका 300 न्यूटन कोलम इनवर्स। तो यानी कि जब मैं इसके अपोजिट वर्क करूँगा तभी मेरा वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। इसी की डायरेक्शन को वर्क कर रहा हूँ तो नेगेटिव ही होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी पॉइंट एंड ए पॉइंट कितना हो जाएगा, 0। अब क्यों 0 हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस को, तो हमें जो डिस्टेंस होंगी वो भी एक्स एक्सिस वाली ही कंसिडर करनी पड़ेगी, और डिस्टेंस का क्या देखना पड़ेगा हमें, डिफरेंस, डी आर फाइंड आउट करने के लिए। तो डी आर जब मैं यहाँ पे निकालूंगा तो एक्स एक्सिस का ही देखूंगा, कितना आया 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी आर। डी आर आ गया यहाँ पे 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी हो डी वी का वैल्यू आएगा हमेशा 0। ठीक है, तो पहला आंसर तो 0 हो जाएगा। अब सेकंड चलते हैं कि फाइंड आउट आपको करना है डेल वी सी बी, यानी कि जब आपने ऑब्जेक्ट उठा के सी से बी पे रख दिया, बी से सी पे रखा है, सॉरी, डेल वी सी बी, क्योंकि जहाँ पे पहले होता है वो पोजीशन बाद में लिखी जाती है ना। ठीक है, तो बी पे देखते हैं वैल्यू है 4 एक्स एक्सिस में, और सी में देखते हैं तो वैल्यू है -3। सो डी आर जब आप फाइंड आउट करोगे, सो डी आर फाइंड आउट होगा तुम्हारा 4 माइनस ऑफ -3 विच इज़ 3, इट मीन्स 7। तो डेल वी सी बी का वैल्यू हो जाएगा ई डी आर और माइनस साइन क्यों, क्योंकि भैया वो बी पॉइंट से आप जब सी पॉइंट की तरफ को जा रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को वर्क कर रहे हो, तो पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ये तो अभी हमने पढ़ा है। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 और 300 को, आंसर कितना आ जाएगा -2100 वोल्ट। द लास्ट वन इज डेल वी सी ए।
तो किसी भी यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से सी पॉइंट पर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, यही हमें देखना है। देखिए बी और ए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पे सेम पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो जितना वर्क डन मुझे बी से सी में ले जाने में करना पड़ेगा उतना ही ए टू सी में करना पड़ेगा। तो वैल्यू था -2100 वोल्ट, तो डेल वी सी ए भी हो जाएगा -2100 वोल्ट। तो ये थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन के बाद वापस चलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली, क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस की पोजीशन क्या होगी, शेप क्या होगा जब सिस्टम ऑफ चार्ज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो पहला हम पढ़ने वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव यूनिट पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी। तो हमने सपोज किया है कि Q मेरे पास पॉइंट चार्ज है, ठीक है। उससे R डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट है, वहाँ पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मतलब ये डिस्टेंस R है, ये पॉइंट B हो, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q/R। अगर मैं बात करूँ V मेरे को कांस्टेंट रखना है, तो देखो मेरे को क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट ही होता है, चार्ज कांस्टेंट है क्योंकि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। कांस्टेंट क्या रखना है, R, ठीक है। अगर मेरा R कांस्टेंट रहा उस चार्ज के अराउंड तो मेरा V भी कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे बनाया हमने यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये सेम डिस्टेंस पे होगा ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से, तो ये होगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक स्फीयर है कम रेडियस का, तो इसके भी हर एक पॉइंट जो होंगे वहाँ पे सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये हैं इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इस टाइप की होंगी। अब ये चीज़ नोट करने वाली है कि भाई ये जो स्फीयर है और ये जो स्फीयर है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन उसी स्फीयर के अंदर सरफेस जो होगी वो होगी इक्विपोटेंशियल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये जो दोनों स्फीयर हैं दोनों में पोटेंशियल सेम है, ऐसा नहीं है। सेकंड, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, यानी कि डायपोल की बात हो रही है कि डायपोल में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आपको देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे बनाए भी हैं, तो देखिए कैसी हो गई, बस थोड़ा सा क्या हो गया, पीछे की साइड इसमें इंक्रीमेंट आ गया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये मिड वाला सेक्शन है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और पीछे की साइड काफ़ी कम है। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे स्पेसिंग कम होती है, जहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसका शेप कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया भी हुआ है कि जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो क्लोज होती हैं उस रीजन में जहाँ दो चार्जेस हैं उनके बीच में, दे आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन इन बिटवीन द टू चार्जेस। वो दो चार्जेस के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे स्पेसिंग कम है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब सेम देखते हैं आगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जब होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर ये रिपेल करेंगे तो ये वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक कम होगा तो स्पेसिंग ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो क्या बताया है इसमें, द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर फार अपार्ट इन द रीजन बिटवीन द टू चार्जेस इंडिकेटिंग अ वीक फील्ड इन सच रीजन्स। यही मैंने आपको बताया था कि रीजन वीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है किसी रीजन में तो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच आती है, ठीक है। लास्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें क्या करो, सरफेसेस डालते रहो बीच बीच में परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। काफ़ी अच्छे से हमने इसको पढ़ा हुआ है कि बेसिकली आपका एक सपोज पॉइंट चार्ज है ए पॉइंट पे प्लस क्यू, आप किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के एक सर्टेन पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो आपको जो ये पॉइंट ए पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क डन करना पड़ा चार्ज को लेके आने में, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते थे,
फॉर्मूला होता था 1/4πε0 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैम, सिर्फ इतना सा होता था। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है इसकी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them in from infinity। इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट चार्जेस को आप किसी जगह पर असेंबल कर रहे हैं, उसमें जितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, एक सिस्टम होता है 2 पॉइंट चार्जेस का, जैसे हमने देखा यहाँ पे, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो यहाँ पे मैंने बता दी है, 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर, पहला चार्ज जो दूसरा चार्ज आप उठा के ला रहे हैं अपॉन आर। अभी कैसे होती है यहाँ पे ये बता रहा है कि सपोज पहले एक स्पेस है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, पहले आप एक Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के सिस्टम में लेके आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई था नहीं, तो वर्क डन कितना करा आपने, पहले चार्ज को लेके आने में 0, तो देखिए ये रहा W1 का। अब सिस्टम में आ चुका है Q1 चार्ज। ठीक है, सिस्टम में आ गया है Q1 चार्ज। अब आप क्या कर रहे हैं, एक इससे R12 डिस्टेंस पे दूसरा Q2 चार्ज उठा के लेके आ रहे हैं उस पोजीशन पे, यहाँ पे ले आए, तो अब आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, 1/4πε0, कितना वर्क करना पड़ा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये था सेकंड को उठा के लाने में, तो टोटल वर्क कितना हुआ, W1 + W2, दोनों को ऐड करोगे 0 प्लस इतना करोगे तो आंसर इतना ही आएगा। सो भाई वर्क डन आपको करना पड़ा इतना, तो वही एनर्जी स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस कर लिया, सॉरी अब 3 पॉइंट चार्जेस हम पढ़ने वाले हैं, मतलब सिस्टम है 3 पॉइंट चार्जेस का, तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलती है। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं तो इतनी देखने को मिलती है। अब उसी सिस्टम में आप एक तीसरा पॉइंट भी उठा के डाल लें, एक पॉइंट तीसरा भी लेके आए हैं। ठीक है, अब इस तीसरे पॉइंट पे मैं चार्ज लेके आया Q3। ठीक है, तो मेरे को वर्क डन किस किस के अगेंस्ट करना पड़ा, Q1 के फोर्स के अगेंस्ट और Q2 के फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा इसके वर्क डन का 1/4πε0, चार्ज कौन सा लेके आया था मैं, Q3, किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, Q1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देन सपोज R13। ठीक है, सिमिलरली साथ ही साथ और वर्क डन करना पड़ा है Q3 को किसके अगेंस्ट, Q2 के अगेंस्ट अपॉन डिस्टेंस सपोज इनके बीच की कहता हूँ मैं R23। तो देखिए 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम में इतना वर्क डन करना पड़ता है और 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम में इतना और प्लस इतना करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/4πε0, सब में कॉमन था और ये अंदर बचेगा आपका। ठीक है, तो सिमिलरली n पॉइंट चार्जेस के टाइम पे भी हम क्या करते होंगे, n टाइम्स एक दूसरे से सबको मल्टीप्लाई करते होंगे, तो वही चीज़ें होती हैं, सारे पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, तो ये तो था आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है,